हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। हमने जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कंजर्वेशन ऑडिट का एक बेसिक अपने सब्जेक्ट के बारे में एक समझ करने की कोशिश की थी, जो हमें समझ वो समझ डेवलप हो गई थी। अपन अपन पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपने एग्ज़ाम में काम आ जाए और अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम निकल जाए। तो चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने अंकेक्षण और कंजर्वेशन देख लिया था, अंकेक्षण एनालिसिस और कंजर्वेशन ऊर्जा की बचत। अपन चलते ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति क्या है। तो पहले अपन देते हैं आज के टाइम में ऊर्जा मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर बढ़ता जा रहा है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। अभी देख लेते हैं मांग पक्ष प्रबंधन क्या है। इसका उद्देश्य ऊर्जा प्रबंधन हेतु विभिन्न विधियों जैसे वित्तीय प्रोत्साहन देकर या शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता को ऊर्जा मांग में बदलाव लाना है। मतलब मांग पक्ष एक तरह से उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है, उसमें प्रबंधन कैसे करते हैं। तो एक तो अपन वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे अपन देखते ही हैं कई कई योजनाएं चलती रहती है, इसमें वित्तीय प्रोत्साहन देके ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। मांग पक्ष प्रबंधन का लक्ष्य उपभोक्ताओं के द्वारा जो ऊर्जा खपत हो रही है उसको कम करना होता है। उसके जो जैसे 8 घंटे यूज करते हैं तो उसको 4 घंटे में परिवर्तन करना होता है। तो अगर ऐसा होता है उसको सरण हानियों को कम करते हुए ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना है। पहला, मांग पक्ष प्रबंधन की नीति क्या है। जैसे वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की का एक चुनौती है। तो ये मांग पक्ष इसके मांग पक्ष ऊर्जा प्रबंधन नीति को प्रतिपादित किया जाता है। इसके तहत अब अपन देखते हैं मांग पक्ष प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे ऊर्जा दक्षता, जैसे कम इनपुट से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करके अपन ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं। मांग प्रतिक्रिया, तो शीघ्र मांग को कम किया जा सकता है। गतिशील मांग व लोड परिवर्तन को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। 3 हो गया, ऊर्जा दक्षता, मांग प्रतिक्रिया और गतिशील। ये अपना हो गया मांग पक्ष प्रबंधन के प्रकार। आगे चलते अपन मांग पक्ष प्रबंधन की समस्या क्या। आजकल क्या मांग पक्ष प्रबंधन में से कि गोपनीयता, मतलब कोई किसी ने लाइट चोरी की, वो उसको सही जानकारी विद्युत कंपनी को न दी, तो एक तरह से ये समस्या ही है, प्रबंधन नहीं हो पाता। तो प्राइवेसी समस्या है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपने खपत की गई ऊर्जा की सही जानकारी विद्युत कंपनी को देनी होती है, जो नहीं देता। अगला चलते हैं मांग पक्ष प्रबंधन का महत्व क्या है। तो दक्षता बढ़ाना हो गया, नए संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर बराबर अपन उसका एनर्जी का यूज करेंगे, ज़्यादा एनर्जी खपत नहीं करेंगे, तो जो संयंत्र से अपना काम चलता रहेगा, तो नए संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं होगा। अगर नए संयंत्र नहीं लगाएंगे, जो उत्सर्जन संयंत्र से उत्सर्जन होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो कम होगा। आपात स्थिति में रोकने के लिए महंगे आयात होता है, क्योंकि नया संयंत्र अगर अपन इंस्टॉल करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं बहुत महंगे आते हैं। तो जब आप लगाए नहीं तो उसका आयात रुक जाएगा, तो अपना एक तरह से ही हो जाएगा। अब अपन चलते हैं मांग पक्ष हो गया अपना कि उपभोक्ता को द्वारा ऊर्जा खपत को रोकना। अब एक होता है आपूर्ति पक्ष प्रबंधन। अब अपने को आपूर्ति कौन करता है। एक तो उत्पादन हो गया, एक ट्रांसमिशन हो गया, एक वितरण हो गया। इनके द्वारा अपने को ये लोग आपूर्ति करते हैं। तो ये लोग ऊर्जा प्रबंधन के लिए क्या करेंगे। आपूर्ति पक्ष प्रबंधन का प्रमुख कार्य ऊर्जा का उत्पादन, संचरण, वितरण में प्रबंधन करना होता है। इस प्रबंधन का इसका इस प्रकार होना चाहिए कि मांग के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए संचरण एवं वितरण हानियों को कम किया जाता है। आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के सेक्टर कौन कौन से हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करके शक्ति उत्पादन एवं रूपांतरण सेक्टर में ईंधन का प्रतिस्थापन, जैसे कोयले के स्थान पर गैस का उपयोग करके सह उत्पादन, और संचरण वितरण सेक्टर में। ये आपूर्ति पक्ष के सेक्टर हो गए। अब आगे चलते हैं ऊर्जा संरक्षण के सेक्टर कौन कौन से हैं, अपन कहाँ कहाँ पर ऊर्जा संरक्षण करते हैं। औद्योगिक सेक्टर में ऊर्जा संरक्षण करते हैं। दोस्तों अपन टू द पॉइंट पढ़ेंगे, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अपन ज़्यादा इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, तो अपन टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लघु उद्योग में ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, परिवहन के सेक्टर में ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि पहले डीजल पेट्रोल था, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं बैटरी के द्वारा, तो उनमें ऊर्जा संरक्षण हो रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जो रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। और यातायात में ऊर्जा संरक्षण। घरेलू सेक्टर में ऊर्जा संरक्षण, घरेलू सेक्टर में लाइटिंग को बदलकर, जैसे पुराने बल्ब उनको सीएफएल में बदल के, पंखे में रेगुलेटर प्रयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक आयरन में, मिक्सर और माइक्रोवेव में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में और एसी में। और इसके अलावा कृषि सेक्टर में ऊर्जा संरक्षण। अब अपन चलते हैं चैप्टर 2,
चैप्टर 2 अपना है प्रेरण मोटर एवं ट्रांसफार्मर ऊर्जा तकनीक। तो प्रेरण मोटर में ऊर्जा संरक्षण तकनीक पहले थे अपन। प्रेरण मोटर में वोल्टता प्रदाय व शक्ति गुणांकों में सुधार करके ऊर्जा संरक्षण किया जाता है। प्रेरण मोटर में ऊर्जा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? पहला, पावर क्वालिटी में सुधार द्वारा ऊर्जा संरक्षण किया जाता है। इसमें वोल्टेज का टॉलरेंस होता है +-6, फ्रीक्वेंसी का टॉलरेंस होता है +-3। डिजाइन अच्छी तरह डिजाइन करके संतुलित लोड के लिए किया जाता है। और हार्मोनिक फिल्टर को जो क्षणिकाएँ होती है उसमें जो भी हानियाँ और क्षणिकाएँ उत्पन्न होती है हार्मोनिक फिल्टर द्वारा उसको दूर किया जाता है। दूसरा था मोटर संरक्षण द्वारा ऊर्जा संरक्षण। जो मोटर की नेम प्लेट होती है उसकी अगर कोई मोटर दे तो उसकी जानकारी उससे मिल जाती है और उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष संरक्षण होता है। मोटर के डिजाइन का संरक्षण करके मोटर में हानियों को कम किया जाता है। और उच्च मोटर की डिजाइन को निम्न प्रकार से सुधारा जाता है। स्टील सुधार, पतली पट्टलित कोर, चालक में आयतन में वृद्धि, स्लोट डिजाइन में सुधार करके, वायु अंतराल में सुधार करके। अगर ज़्यादा वायु होता है तो उसमें फ्लक्स लीकेज होगा और कम वायु अंतराल से फ्लक्स लीकेज कम होगा। रोटर में इंसुलेशन में सुधार करके, उच्च दक्षता पंखा डिजाइन करके, रोटर डिजाइन करके। विद्युत मोटर में भार के प्रकार कितने प्रकार के? विद्युत मोटर में 2 प्रकार के होते हैं, परिवर्ती बलागुण भार, 3 प्रकार के। परिवर्ती बलागुण भार जहाँ पर भार परिवर्तित होता है, छोटे मशीनों के साथ लघु उद्योग में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, नियत बलागुण भार बड़े औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है, मशीनों में भार उच्चतम होता है। तीसरा, नियत शक्ति भार कम गति मशीन टूल्स में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं मोटर का वाइंडिंग परीक्षण। ये मोटर में होता है। मोटर में कौन कौन से परीक्षण होते हैं? एक वाइंडिंग परीक्षण करते हैं, एक उसकी कंटिन्यू टेस्ट करते हैं। देखा होगा कि एक वाइंडिंग होती है उस पर फेज और न्यूट्रल का बल्ब लगाते हैं, वो बल्ब जल जाता है, इसका मतलब अपना सही है। रिवाइंडिंग पुनः कुंडला विद्युत परीक्षण सिंगल फेज एसी मोटर में उसका अगर विद्युत परीक्षण करते हैं तो 1 ओम से अधिक का होना चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। वाइंडिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं? ग्राउंड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और रिवर्स कनेक्शन टेस्ट। रिवर्स कनेक्शन टेस्ट में कौन कौन थे? रिवर्स कॉइल टेस्ट होता है, रिवर्स कॉइल ग्रुप टेस्ट होता है, रिवर्स फेज टेस्ट होता है और अदर टेस्ट जिसमें फेज चेक किया जाता है। ये अपना ऊर्जा दक्ष मोटर के द्वारा ऊर्जा संरक्षण, जिससे कम इनपुट होगा तो अधिक आउटपुट, ऊर्जा खपत कम तो ऊर्जा दक्षता अधिक। ये ऊर्जा दक्ष मोटर के द्वारा ऊर्जा संरक्षण हो गया। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, मोटे तारों का प्रयोग करके रोटर और स्टेटर के मध्य वायु अंतराल को कम करके। ऊर्जा दक्ष मोटर 2 प्रकार की होती है, तुल्यकाली मोटर और अतुल्यकाली मोटर। तुल्यकाली मोटर के भार के साथ प्रभावित नहीं, स्लिप का मान 0 होता है। स्टेटर रोटर का और उत्तेजक को अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। आंशिक अशक्ति मोटर ये 1 HP से कम होती है, घरेलू और औद्योगिक सेक्टर में प्रयोग की जाती है। इसको भी ऊर्जा दक्ष मोटर की श्रेणी में रखा जाता है। ऊर्जा दक्ष मोटर की डिजाइन किस तरीके से कि कोर हानियाँ कम हो, ताम्र हानियाँ कम हो, घर्षण हानियाँ कम हो, इस तरह हानियाँ कम हो, विद्रोधन कम हो। ऊर्जा दक्ष मोटर के गुण क्या क्या होते हैं? वही ऊर्जा दक्ष मोटर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी हानियाँ कम हो, ऊर्जा खपत कम हो, स्लिप का मान कम होता है, प्रचालन कॉस्ट कम होती है, ताप कम होती है। ये सब किसकी तुलना में होता है? ये एक स्टैंडर्ड मोटर होती है, उसकी तुलना में एनर्जी इफिशिएंसी मोटर जो दक्षता मोटर होती है उसकी अधिक होती है। चलते हैं अपन आगे चलते हैं। अब एक पढ़ते हैं कॉस्ट लाभ विश्लेषण। ये क्या है? कॉस्ट लाभ विश्लेषण मोटर में कॉस्ट लाभ विश्लेषण क्या है? ये क्या होता है कि कॉस्ट लाभ विश्लेषण होता है कि आपने हाई मतलब उच्च मूल्य के कुछ इक्विपमेंट लाए, मोटर बनाए, तो उसमें क्या होता है उसका कॉस्ट अधिक है लेकिन उसका जो प्रचालन रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। से मोटर बना दी तो देखो, जब मोटर की डिजाइन उच्च दक्षता व उच्च शक्ति गुणांक के अनुसार निर्धारित की जाती है तो मोटर में कॉस्ट 15 से 20% पर उसके मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाती है। यह ताम्र की मात्रा के कारण, उच्च ग्रेडेड लेमिनेशन और कोर लंबाई के कारण होते हैं। अतः एएम की कॉस्ट मतलब मूल्य एसटीएम स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में अधिक होता है, परंतु एएम की रनिंग कॉस्ट एसटी की तुलना में कम होती है। तो ये हो गया अपना कॉस्ट लाभ बेनिफिट। अपने उसमें अधिक कॉस्ट की चीज़ें लगाई लेकिन अपना रनिंग कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, तो उसमें अपना प्रचालन लागत कम आ रही है। अतः न्यूनतम रनिंग कॉस्ट के कारण उद्योगों में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके द्वारा प्रति वर्ष ऊर्जा खपत एसटीएम की तुलना में कम होती है। ईएम कॉस्ट विश्लेषण निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है जो अपन ठीक है। अब अपन लिखते हैं प्रेरण मोटर में मेंटेनेंस के द्वारा ऊर्जा संरक्षण। ये हर एक इक्विपमेंट में आप कहीं भी जाओ, घरेलू में जाओ, ट्रांसफार्मर जाओ, उसमें मेंटेनेंस करना जरूरी है। मेंटेनेंस कैसे करते हो आप? उसकी फिर 3 महीने में करते हो, 6 महीने में करते हो, कैसे करते हो? या उसका ब्रेकडाउन होने पर करते हो, या नियत वाले में करते हो, करेक्टिव करते हो, प्रिवेंटिव करते हो, तो उसके द्वारा आप ऊर्जा सुरक्षित होते हो। अपनी आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण तकनीक है। जैसे अपना उत्पादन में, वितरण में, संचरण में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है इसमें उच्च वोल्टेज कारण इसमें विद्युत संचरण तथा वितरण प्रक्रिया की जाती है तथा ऊर्जा संरक्षण ट्रांसफार्मर की हानियाँ कम होनी चाहिए, क्योंकि अपन इनमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेज होते हैं
तो अगर आप लॉसेज होते तो अपने को वो रहेगा, तो इसमें भी अपने को हानियाँ कम करके अपन ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। ये हानियाँ 30 से 40% होती हैं। जैसे ट्रांसफार्मर अपने सिलिकॉन स्टील का कोर प्रयोग कर सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेशन मेटेरियल प्रयोग कर सकते हैं। नई तकनीक के द्वारा अपन ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर ऊर्जा संरक्षण की प्रमुख तकनीक कौन कौन सी है? भार विभाजन। इसकी दो स्थितियाँ होती है, समान वोल्टेज अनुपात और असमान वोल्टेज अनुपात। तो इसमें भार का अपन डिवाइडेशन कर देंगे। समांतर प्रचालन ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर जहाँ पे ज़्यादा लोड है, जहाँ पे अगर लोड कम हुआ तो इसमें शर्तें और समांतर जो अपन ने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। एक होता है आइसोलेटिंग तकनीक के द्वारा। इसमें शॉर्ट सर्किट से जो शॉक्स की सुरक्षा होती है उससे सुरक्षा के लिए किया जाता है, और इसमें गैलोवेरिक आइसोलेशन प्रयोग किया जाता है। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में विद्युत संयोजन नहीं किया जाता। विद्युत आइसोलेशन में विद्युत चुंबकत्व एवं संधारित्री उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता, दोषी उपकरणों की सुरक्षा के लिए शुद्धतम मापन प्रणाली में ग्राउंड लूपिंग प्रणाली से रोका जा सकता है। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस जैसे मोटर में कोई से भी आप उसका 3 महीने करो, 6 महीने करो, प्रतिदिन कैसे करो, आप उसमें मेंटेनेंस करके उसमें आप ऊर्जा संरक्षण कर सकते हो। ऊर्जा अनुरक्षण उपकरण, ये एक अलग है, इसको अपन को याद करना जरूरी है क्योंकि अपने एग्जाम में आ सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा बचत। विद्युत प्रणाली में इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कम विद्युत खपत के फलस्वरूप ऊर्जा दक्षता प्राप्त होती है। ये ऊर्जा संरक्षण उपकरण निम्न है, जैसे मोटर सॉफ्ट स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर, वेरिएबल आवर्ती ड्राइव और ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, इंटेलिजेंट शक्ति गुणांक। तो एपीएफसी, आईपीएफसी, मोटर सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर हो गया, वेरिएबल आवर्ती ड्राइव हो गया। इसके बाद में अक्रिस्टलीय धातु ट्रांसफार्मर हो गया, एपेक्सी रेजिन ट्रांसफार्मर हो गया, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। इस ड्राई टाइप दो प्रकार का, कास्ट रेजिन और वैक्यूम प्रेशर। अब इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। मोटर सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है? मोटर सॉफ्ट स्टार्टर के द्वारा मोटर की प्रारंभिक स्थिति में लोड तथा बुलाग्रहण को अस्थायी रूप में कम किया जा सकता है। इसके द्वारा मोटर में वोल्टता को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे मोटर में उच्च त्वरण उत्पन्न होता है। प्रेरणिक भार धारा वोल्टता से पश्चगामी होती है। शक्ति गुणांक में वृद्धि करने के लिए संधारित्रीय भार का प्रयोग किया जाता है। मोटर की धारा दो भागों में विभाजित होती है, सक्रिय धारा और प्रतिघाती धारा। लाभ, ऊर्जा दर को अधिकतम मांग स्थिति में कम किया जा सकता है, क्षणिकाओं को कम किया जाता है, शक्ति गुणांक में सुधार की और सर शक्ति को कम किया जाता है। सॉफ्ट मोटर स्टार्टर द्वारा सर शक्ति को कम किया जा सकता है, ऊष्मा को कम करके दक्षता में वृद्धि की जाती है, प्रचालन समय अधिक होता है, त्वरण का मान एक समान होता है। दूसरा स्वचालित स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, इसमें अगर 50% लोड 50% कम है तो स्टार मोड में आ जाएगा, और 50% से अधिक है तो डेल्टा मोड में आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एनर्जी कन्वर्टर करता रहता है। लाभ, ऊर्जा बचत होती है, अधिकतम मांग को कम करता है, शक्ति गुणांक में सुधार करता है। नेक्स्ट वाला परिवर्ती फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD। जैसे कि अपना एक सूत्र था PN 120F, तो अपन इसमें बता सकते हैं कि PN गति उसकी पोल्स और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो इसे देख लीजिए अपन, इसके द्वारा वोल्टता एवं आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। यह पूर्णतः स्वचालित ड्राइव होती है। हो गया अपना वेरी फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, VFD के 3 भाग होते हैं, कन्वर्टर, फिल्टर और इन्वर्टर। इसको देख लेते हैं अपन। इसके अंतर्गत VFD को 3 फेज 440 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। एक AC आया, कन्वर्टर से DC में गया, फिल्टर DC में कुछ रह जाते हैं तो उसको शुद्ध DC में कन्वर्ट किया। इन्वर्टर क्या काम करता है? DC से AC में कन्वर्ट करता है। तो ये अपना हो गया कन्वर्टर, फिल्टर और इन्वर्टर, जो कि VFD के 3 भाग होते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। APFC PF 1 के आसपास रहता है, APFC का PF 1 के आसपास, इसके द्वारा हानियों को कम किया जाता है। कैपेसिटर बैंक का या सिंक्रोनाइज मोटर का प्रयोग से बढ़ाया जाता है। पावर फैक्टर KW बटा हुआ KVA। IPFC इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, V और I के मध्य कोण में परिवर्तन करके APFC के समान होता है। कोण में मापने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया IPFC। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 3। ये औसत टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस
1 माइनस बिलिंग दक्षता और संग्रह दक्षता इंटू 100। अब बिलिंग दक्षता क्या है, तो टोटल एनर्जी इतनी थी, इनपुट एनर्जी इतनी थी और कितने का बिलिंग किया गया, ये इनपुट बिलिंग दक्षता हो गई। संग्रह दक्षता कहते हैं कुल बिल राशि इतनी थी, उसमें से इतनी का राजस्व किया, मतलब इतनी की, मतलब कुछ पूरा नहीं आता ना, तो संग्रह बिल राशि इतनी है। तकनीकी हानि का कौन कौन सी है? तकनीकी हानियों का अधिकतम भाग संचरण एवं वितरण प्रणाली में व्यय होता है। इस प्रकार की हानियाँ चालक उपकरण, संचरण लाइन, ट्रांसफार्मर तथा उप संचरण लाइन एवं वितरण लाइन में होने वाली हानियाँ होती हैं। शक्ति प्रणाली में अधिकतम तकनीकी हानियों का भाग प्राथमिक और द्वितीयक वितरण प्रणाली लाइनों में व्यय होता है। जब ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन में 30% तक ऊर्जा हानियाँ होती हैं। तकनीकी हानि 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और परिवर्ती। देखते हैं स्थायी, ये धारा के मान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये हानि ट्रांसफार्मर में ऊष्मा और ध्वनि के रूप में होती है। स्थायी ऊष्मा और ध्वनि के रूप में होती है। संचरण लाइन में कोरोना और लीकेज धारा के रूप में होती है। और परिवर्तित यही वितरण प्रणालियों में उत्पन्न होती है। धारा के मान के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात धारा वृद्धि 1% होती है तो हानियाँ 1% से अधिक होगी। तो इस स्थायी में कौन कौन सी? ऊष्मा और ध्वनि परिवर्तित धारा के मान के साथ परिवर्तित होती है। तकनीक हानियों के प्रमुख कारण और इनको कम करने के उपयोग, जैसे अधिक लंबाई की वितरण लाइनें, जैसे अपना ग्रामीण क्षेत्र में 11 kV 415 लाइन होती है, जिसमें हानियाँ अधिक होती है। अगर ज़्यादा लाइनें, अधिक लंबाई की वितरण लाइनों में चालकों का असामान्य प्रकार, चालकों की लंबाई kVA × किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की जाती है। वितरण ट्रांसफार्मर को लोड केंद्र से दूरी पर, तो उसमें लॉसेस होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक वितरण प्रणाली को न्यूनतम शक्ति गुणांक LT लाइनों में 0.65 से 0.75 तक रहता है, उच्च वितरण हानि होती है। खराब कार्यकुशल, अगर कोई केबल उसमें अधिक जॉइंट है, खराब कार्य होता है तो उसमें लॉसेस होंगे। फीडर फेज धारा एवं लोड संतुलन, हानि पर लोड गुणांक का प्रभाव, ट्रांसफार्मर का आकार एवं चयन, जहाँ पे लोड चाहिए कम, आपने बड़ा ट्रांसफार्मर लिया तो उसका आकार एवं चयन भी जरूरी है, लोड के अकॉर्डिंग उसका चयन करना चाहिए। 3 पेज भार संतुलन, ट्रांसफार्मर का स्विचिंग और प्रचालन, ट्रांसफार्मर को एक ट्रांसफार्मर में ऐसा लोड नहीं रहता, उसको स्विचिंग करते रहना चाहिए। प्रतिघाती शक्ति का सत्तीकरण, भार सत्तीकरण और लोडता सहायक। आगे चलते हैं। व्यावसायिक हानियाँ के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, जैसे नॉन कस्टमर के द्वारा टेपिंग, ब्राइट लाइट चोरी करना और बिलिंग संग्रह मापन प्रणाली का दोष होना, कि जितना आपने कंज्यूम किया उतना बिल कटा न कर पाना। ऊर्जा संरक्षण उपकरण, ये अलग था। इसमें अधिकतम मांग नियंत्रक मुख्य उद्देश्य है मांग को मॉनिटर करके नियंत्रित करना। इसके द्वारा विद्युत बिल को भी कम किया जा सकता है। उपयोग उद्योगों में, ये उपभोक्ता के द्वारा खपत की गई अधिकतम मांग होती है। रिकॉर्ड 1 माह के अंतराल में किया जाता है अधिकतम मांग को। सिद्धांत, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल की सहायता से लोड को नियंत्रित किया जाता है। लोड निगरानी के लिए PIC नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम डिमांड की सुरक्षा के लिए CT प्रयोग की जाती है और CT रिले के साथ लगाई जाती है। इसके कौन कौन से होते हैं? MDC के माइक्रो कंट्रोल होता है, इसमें LLR टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, करंट ट्रांसफर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, ड्राइवर IC होती है और क्रिस्टल दोलित्र होता है। KVR नियंत्रक क्या है? ये ऊर्जा नियंत्रक डिवाइस है जिसके द्वारा परिपथ में KVR शक्ति को क्षतिपूर्त किया जाता है। KVR द्वारा 6 से 25% हानि कम की जाती है। इसका सूत्र P/VI sin थीटा KVR। घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग रेटिंग के KVR नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। घरेलू KVR नियंत्रक के लिए भार तथा शक्ति गुणांक को नियंत्रित करना आवश्यक है, अतः PF को नियंत्रित करने के लिए KVR शक्ति का नियंत्रण भी होने लगता है। लाभ 6 से 25% तक ऊर्जा बचत होती है। दक्षता में सुधार होता है। KVA के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। ऊष्मा को थोड़ा कम होता है। 50% मैक्सिमम धारा के मानों को कम किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग इसकी सुरक्षा हेतु, इसमें संधारित्र का प्रयोग किया जाता है और संधारित्र के सुरक्षा हेतु इसमें HRC का प्रयोग किया जाता है KVR में। प्रकाश नियंत्रक गियर, ये उपकरणों का समूह होता है। जैसे और परावर्तन गुणांक, जैसे आने वाला प्रकाश और जाने वाला प्रकाश में, इसको परावर्तन गुणांक कहते हैं। प्रकाश नियंत्रक गियर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि चौंध और परछाई को समाप्त करने के लिए एक समान प्रदीपन क्षेत्रफल के लिए इंस्टॉलेशन हाइट, प्रकाश स्रोतों के मध्य अंतर और इसके अवयव कौन कौन से? इग्नाइटर्स, ये गैस डिस्चार्ज लैंप में प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध मान अधिक होता है इनका, गैस डिस्चार्ज लैंप का मान का। बेलास्ट, ये फ्लोरेसेंट लैंप में प्रयोग किया जाता है। LED ड्राइवर्स, ऑटो रेगुलर पावर सप्लाई ड्राइवर है, ये आंतरिक और बाह्य होता है। आंतरिक घरेलू लाइटों में LED बॉक्स बाहर होता है। सह उत्पादन अपने पढ़ लिया, इसका भी मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। इसको कंबाइंड में CHP कहते हैं। इसमें एक साथ इलेक्ट्रिसिटी और भाप का प्रयोग किया जाता है, तो एक साथ 2 से अधिक रूपों में प्रस्तुत करने की विधि होती है सह उत्पादन, जो अपने पढ़ लिया। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। ये अपने पढ़ लिया। ऊर्जा अनुक्रम के आधार पर उस
हाँ, ऊर्जा अनुक्रम के आधार पर उसमें चक्र के प्रकार ये पढ़ेंगे। ब्रेटन चक्कर, रैंकाइन साइकिल, कार्बरिक रैंकाइन साइकिल और मिश्रित चक्र। इस बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रेटन चक्कर कहाँ प्रयोग किया जाता है, रैंकाइन कहाँ प्रयोग किया जाता है, कार्बरिक रैंकाइन कहाँ प्रयोग होता है। ब्रेटन चक्कर इसका उपयोग गैस टरबाइन संयंत्रों में किया जाता है। उस तापमान वाली अपशिष्ट गैस का पुनः उपयोग भाप उत्पन्न करने में, ऊष्मा इंजन को दक्ष बनाने में। जैसे एयर कंप्रेसर कंजप्शन हो गया, फ्यूल हो गया, टरबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये ब्रेटन साइकिल हो गया। उपयोग जेट इंजन में हो गया और जल चक्र में हो गया। जेट इंजन में किसका प्रयोग होता है, ब्रेटन साइकिल का। रैंकाइन साइकिल अपना नेक्स्ट है रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन चक्र। इसका प्रयोग भाप शक्ति संयंत्र में किया जाता है। एक साधारण मानक बॉयलर प्रणाली है। इसमें भाप का पूर्ण रूप से संघनन किया जाता है तब बॉयलर की तरफ वापस को भेज दिया जाता है। रैंकाइन को वाष्प चक्र भी कहते हैं। रैंकाइन चक्र की सहायता से नाभिकीय संयंत्रों को उच्च दक्षता के साथ प्रचालित किया जाता है। कार्बनिक रैंकाइन साइकिल हानि को कम करने के लिए किया जाता है। मिश्रित चक्र गैस या भाप दोनों में प्रयोग किया जाता है। मिश्रित चक्र ऊर्जा अनुक्रम के उपयोग के आधार पर उत्पादन के प्रकार। टॉपिंग से उत्पादन, इसमें पहले ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसके बाद इसका उपयोग यंत्र ऊर्जा में होता है। गैस टरबाइन और डीजल इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। टॉपिंग का बॉटमिंग से चक्कर से उत्पादन संयंत्र, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ निर्माण प्रक्रियाओं को बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और उस तापमान पर ही निष्कासित करती है। बॉटमिंग चक्र ट्रेरिफ और जो नियम शर्तें विद्युत कंपनी द्वारा बनाए गए, जो अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। टैरिफ का उद्देश्य आपने पढ़ लिया था। टैरिफ के निर्धारण के महत्वपूर्ण घटक अपने पढ़ लिया। अब इसको अपन आगे देखते हैं। टैरिफ अपन पढ़ लिया, उद्देश्य अपने पढ़ लिए। टैरिफ निर्धारण के महत्वपूर्ण विद्युत गुणांक अपन भी पढ़ेंगे। मांग गुणांक क्या है, अधिकतम मांग और संयोजित भार। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। मांग गुणांक। औसत भार क्या होता है, दैनिक वार्षिक निकाला जाता है, तो वार्षिक औसत भार निकाले तो अपन KWH एक वर्ष में 24/365। भार गुणांक औसत भार और अधिकतम मांग, ये तो 1 से कम होता है। भार गुणांक। अगले वाला विविधता गुणांक, यह 1 से अधिक होता है। कुल मानों का योग और संयंत्र पर अधिकतम मांग। संयंत्र क्षमता गुणांक, वास्तविक उत्पादित ऊर्जा और संपादित उत्पादित ऊर्जा, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। बाकी सभी का 1 से कम होता है, लेकिन विविधता गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। टैरिफ के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइम ऑफ द टैरिफ, जहाँ पे लोड 500 kVA से अधिक होता है वहाँ पे टाइम ऑफ द टैरिफ। तो पीक ऑफ द टैरिफ, सरल दर टैरिफ, समेकित दर टैरिफ। सरल इसका संशोधित रूप समेकित दर टैरिफ है। ब्लॉक दर टैरिफ, जैसे देखा ना कि 150 यूनिट लगेगा, 150 से ऊपर इतना पर यूनिट लगेगा, तो ये ब्लॉक दर टैरिफ हो गया। एक होगा डी-भाग टैरिफ, अधिकतम मांग टैरिफ, इसका संशोधित रूप हो गया अधिकतम मांग टैरिफ। और एक शक्ति गुणांक टैरिफ। दोस्तों इसी के साथ अपना एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट के टू द पॉइंट वीडियो कंप्लीट हुए, आपके लिए बहुत हेल्प रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।